सिविक्स की बुक शुरू की थी, जिसमें हम अपना पहला लेसन पढ़ रहे थे बच्चों। भारतीय संविधान के बारे में हम जानकारी ले रहे थे और हमने आपको अपने पिछले लेक्चर तक ही बताया था कि संविधान क्या होता है, और साथ ही साथ बताया था कि एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, कोई भी देश है अपने संविधान को क्यों बनाता है, उसके बारे में हमने उनको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। और हमने हमारा पहला उद्देश्य पढ़ा था, पहली आवश्यकता पढ़ी थी कि जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि संविधान जो होता है वह आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, यानी व्यक्ति जो विशेष नागरिक होते हैं किसी देश के, वो क्या चाह रखते हैं, क्या इच्छा रखते हैं, उन सपनों के अनुसार वह अपने देश के अंदर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने सपनों को रच सकते हैं। ठीक है, सभी मिलकर इसको तय करते हैं कि किस तरह से देश की शासन प्रणाली चलाई जाए, जिससे सभी व्यक्तियों के बीच साझा सोच को क्या किया जाए, साझा सोच विकसित की जाए और पूरे देश की रक्षा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा उद्देश्य, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको एक नेपाल की स्टोरी बताई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वहाँ पर राजा का शासन चलता था। लोगों ने उस शासन के खिलाफ जो था जन आंदोलन चलाया और 2006 में राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया था, और तत्पश्चात एक नए संविधान की वहाँ आवश्यकता हुई और उस नए संविधान के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये चीज़ें बताई गई। ठीक है, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है वो किस तरीके का हो, यानी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है। जैसा कि आपने नेपाल में देखा कि नेपाल में संविधान में कहा गया था कि देश की शासन व्यवस्था है जो राजा और राजा के मंत्रिपरिषद में थी। ठीक है, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है, जो जनता होती है उनका निर्णय और नियम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोकतंत्र के अंदर जो लोग होते हैं वे अपने मताधिकार से, है ना, अपनी ओर से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि क्या करते हैं, देश की शासन व्यवस्था को संभालते हैं, सत्ता पे उनका अधिकार होता है। ठीक है, अब वहाँ पर ये समस्या आती है कि कोई भी व्यक्ति जिसको हम नेता बनकर चुनाव करके मतदान के माध्यम से अपन उसको नेता बना दें, जब हम उसको नेता बना देंगे तो वो व्यक्ति हो सकता है कि जो सत्ता उसे मिली है वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब इस दुरुपयोग से बचाने के लिए, उस विकृतियों से बचाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता होती है। राजाओं द्वारा, राजनेताओं द्वारा, यानी हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है ना, उससे हमारी जनता का, हमारे नागरिकों का बहुत अन्याय हो सकता है। इसी को एक चित्रकथा के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि टीचर होती हैं, उनको किसी कार्य से क्लास से बाहर जाना होता है, तो वो क्या करती है, सुरेश नाम के एक मॉनिटर लड़के को, जो कि एक दबंग किस्म का लड़का है, उसे मॉनिटर बनाकर चली जाती है और बोलती है कि आप क्लास का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, सुरेश को जब नेता बना दिया जाता है तो सुरेश, है ना, अपना जो दोस्त होता है अनिल, उसको कहता है, क्योंकि वो उसका अच्छा फ्रेंड नहीं होता है, तो वो अनिल को कहता है कि आज मैं तुम्हारी मैडम से शिकायत करने वाला हूँ। तो उसने पूछा, भाई मेरी शिकायत आप क्यों करोगे, मैंने क्या किया है? तो बोलता है नहीं मैं तो करूँगा, क्योंकि अब वो लीडर है ना इस क्लास का, तो मैडम तो उसी की बात मानेगी। जब मैडम आती है तो वो कहता है कि अनिल शोर मचा रहा था, जबकि वास्तव में वो शोर नहीं मचा रहा था, लेकिन नेता बन गया ना, तो अपनी उस सत्ता जो अधिकार उसे मिला है उसका दुरुपयोग कर रहा है वो। मैडम ने अनिल को बोला कि आज तुमने इस क्लास में हल्ला मचाया है, इसलिए या तो तुम 100 बार ये लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा और तुम्हारी आज की छुट्टी बन। ठीक है, लेकिन वो कहता है मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन मैडम उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि नेता ने क्या किया, यहाँ पे नेता कौन, मॉनिटर सुरेश ने क्या किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। ठीक है, तो ये नेता जब हमारे प्रतिनिधि बनकर जाते हैं तो इनको इस दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ लोग, हमारे संविधान में ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सके। भारतीय संविधान में भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान में ऐसे ही नियम बनाए गए होते हैं जिनके द्वारा जो हमारे राजनेता होता है उनके हाथों से इस सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाता है।
भारतीय संविधान जो हमारा बनाया गया है उसमें भी कुछ ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार वाले खंड में दिया गया है। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार के अंदर हमें मौलिक अधिकार जो दिए हैं उनका दुरुपयोग, उसके खिलाफ अगर कोई भी काम होता है तो हम जाकर दाव प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। कक्षा 7 में यहाँ बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की याद, जिसमें वो दलित थे और उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, भारतीय संविधान के भी सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया है, यानी कोई जाति हो, लिंग हो, भेद हो, नस्ल हो, धर्म हो, कहीं पे भी कोई जन्म ले, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक समान होता है, समानता का अधिकार है। किसी को भी इन सब गुणों के आधार पर अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये जो समता का, समानता का अधिकार दिया गया है, ये भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो संविधान की ही देन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि किसी भी प्रकार से नेता को, राजनेताओं को दुरुपयोग से रोकने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र में संविधान में एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह, यानी देखिए मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, है ना। क्या करते हैं हम लोग, दलितों को दबाने की कोशिश करता है, एक अच्छी जाति का लोग होता है, पुरुष हैं वो महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लड़के और लड़कियां जो संख्या में मान लीजिए एक का संख्या ज़्यादा है दूसरे की कम है तो वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे कम ताकतवर समूह पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यहाँ पर भी एक चित्रकथा ये दिखाई गई है जिसके अंदर एक कक्षा के भीतर एक संवाद होता है कि बच्चों की खेल की घंटी शुरू होती है, लड़के और लड़कियां दोनों क्लास में हैं, लड़कियां संख्या में कम हैं और लड़के संख्या में ज़्यादा है। लड़के कहते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां कहती हैं हम बास्केटबॉल खेलेंगे, लेकिन तो बोलता है चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसा करते हैं, अपना मत दे लेते हैं, हाथ उठाकर जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी बात को मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जीत की खुशी लड़के मनाते हैं। क्योंकि कारण क्या था कि हमेशा यही होता है क्लास में कि जब भी हम ऐसी घटनाओं के अंदर मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो बहुसंख्यक में लड़के ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली लड़कों की संख्या ज़्यादा होने से जीतेंगे वो, और लड़कियां कम हैं संख्या में तो उनकी जीत कभी भी नहीं हो सकती है ना। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को बुरा लग रहा है कि हम हमारी बात को कभी रख ही नहीं सकते क्योंकि हमारी संख्या कभी लड़कों से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो उन्होंने, लड़कियों ने आपस में संवाद किया कि हमारी जो टीचर हैं उनको कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो हम हमेशा ही क्या होंगे, इनके दबाव में दबकर रह जाएंगे। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बेटा, कि जैसे एक बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसलों को लागू करता है जो कम संख्या में जो लोग हैं उनकी सहमति नहीं होती, तो नेचुरली उनका क्या होगा, नुकसान होगा। जैसा कि भी चित्रकथा में पता लगा ना कि लड़के संख्या में ज़्यादा हैं, लड़कियां कम हैं, तो लड़कियों को हमेशा क्या करना पड़ता है, उनकी सहमति नहीं होते हुए भी उनको झुकना पड़ता है। ठीक है, तो बहुमत की निरंकुशता का खतरा समाज में हमेशा बना रहता है। संविधान में ऐसे नियम दिए गए हैं जिसमें इस बातों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी संख्या में अल्पसंख्यक है तो कोई भी वह किसी भी अधिकार से, किसी चीज़ से वंचित न रह जाए जो कि बहुसंख्यकों के पास सामान्य रूप से उपलब्ध है। जैसे कि लड़के ही क्रिकेट क्यों खेलें, लड़कियों के मन की बात क्यों ना हो, तो ये सब चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता को और दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य होता है। संविधान इस उद्देश्य की भी क्या करता है, पूर्ति करता है। एक तो दबदबा होता है कि एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर होता है। जैसे कि हम ये मान लीजिए कि हिंदू समाज मुस्लिम समाज पर कोई भी दबाव बनाने की कोशिश करता है तो इसे तो हम कहते हैं बेटा अंतर सामुदायिक वर्चस्व। और एक होता है कि एक ही, जैसे हिंदू ही हिंदू को दबाता हो, जैसे पैसे वाला व्यक्ति है जो गरीबों का शोषण करता हो, अर्थात एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे व्यक्ति को दबाते हैं, जैसा कि हमारे साहूकार महाजन लोग होते हैं जो कर्जदारों को दबाते हैं, इसे हम कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व। ठीक है, तो संविधान क्यों होना चाहिए बेटा, संविधान इसीलिए होना ज़रूरी है क्योंकि संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि खुद को खुद से बचाना। लेकिन हमने आज यहीं तक ही पढ़ना है बच्चों कि
2 कारण हमने पूरे कंप्लीट 3 कारण आज हमने पढ़ लिए हैं। इन कारणों को आप समझिए। तो 3 उद्देश्य, पहला अच्छे देश जिसकी कल्पना हमने की है उसकी रचना करना, जिसमें सभी की साझा सोच विकसित की जा सके। दूसरा, राजनेताओं को अपने अधिकार सत्ता के दुरुपयोग से रोकना। और तीसरा कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा, यानी कोई भी समाज दूसरे व्यक्ति को, अपने ताकतवर समाज दूसरे कम ताकतवर समूह को दबाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करे या किसी अन्य पर दबदबा बनाए, उससे रोकना के लिए संविधान में नियम बनाने जरूरी। तो आज के लिए इतना